सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का मकसद अमन था। ये मकसद पूरा हो गया। अफगानिस्तान में वाकई अमन हो गया, लेकिन इस अमन से एक नए बहरान ने जन्म ले लिया। तालिबान अपनी सोच पूरे खित्ते में फैलाने लगे। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन का मुस्लिम अक्सरियती सूबा सिंगियांग इनके बड़े हदफ थे। पाकिस्तान में अफगान वॉर के दौरान बेशुमार मजहबी सियासी जमातें बनी थीं। ये 1980 की दिहाई की ज़रूरत थी, मगर ये 1990 में गैर ज़रूरी हो गई। ताहम उस वक्त तक इनका साइज इतना बड़ा हो चुका था कि इन्हें समेटना या ख़त्म करना मुश्किल था। तालिबान हुकूमत ने इनमें नई रूह फूंक दी और इन्हें महसूस होने लगा कि अगर अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत बन सकती है तो फिर पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और सिंगियांग में क्यों नहीं। तालिबान के साथ अलकायदा भी थी। ये अरब थे और अफगानिस्तान में रहते थे। इन्हें भी शह मिल गई और उन्होंने भी अरब मुल्कों में तालिबान तर्ज की हुकूमत के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ये काम पाकिस्तान में बहुत आसान था। यूनिवर्सिटी ऑफ नब्रास्का की मेहरबानी से पाकिस्तान में करोड़ों सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी और महमूद गजनवी जन्म ले चुके थे। फौज के अंदर भी ऐसे ऑफिसर और जवान मौजूद थे। ये सब तालिबान के साथ जुड़ गए और यूं इनकलाब दर्रे खैबर, दरियाए आमो और वाखान से आगे बढ़ने लगा। ये अरबों के दरवाजे पर भी दस्तक देने लगा। अलकायदा ने जमाने में सऊदी अरब में चंदा जमा करना शुरू कर दिया। हज के दौरान इन्हें करोड़ों डॉलर में जाते थे। खवातीन अपनी बच्चियों के कानों की बालियां तक अलकायदा के बॉक्स में डाल देती थी। तालिबान इसे अपनी कामयाबी समझने लगे और उन्होंने न सिर्फ आगे बढ़कर अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम पर पाबंदी लगा दी, बल्कि ये सरेआम लोगों को संसार भी करने लगे। दुनिया भर के मतलूब लोग भी अफगानिस्तान का रुख करने लगे। इस बैकग्राउंड में 24 दिसंबर 1999 को एयर इंडिया का एक तैयारा खटमंडो से हाईजैक हो गया। ये IC-814 फ्लाइट थी जिसमें 169 मुसाफिर और अमले के 11 अफराद सवार थे। हाईजैकर्स जहाज को पहले अमृतसर, फिर दुबई और फिर कंधार ले गए। तैयारा हरकतुल मुजाहिदीन ने अगवा किया था और इसका मकसद भारत की कैद में मौजूद मौलाना मसूद अजहर और इनके साथियों की रिहाई थी। ये ऑपरेशन मौलाना के दो भाइयों इब्राहिम अजहर और जहांगीर ने किया। इसके लिए 5 करोड़ रुपए की रकम कराची के बिजनेसमैनों ने दी थी। हाईजैकर्स में कराची के 3 नौजवान शाहिद अख्तर, सैयद सुन्नी अहमद काजी और जहूर मिस्त्री शामिल थे, जबकि चौथा शख्स शाकिर अहमद सखर और इब्राहिम अजहर भावलपुर से ताल्लुक रखता था। इब्राहिम अजहर मौलाना मसूद अजहर का भाई था। इन 5 लोगों ने 190 मुसाफिरों का जहाज अगवा किया और इन्हें तालिबान की भरपूर मदद हासिल थी। हाईजैकर से डील करने वाली मुज़ाकराती टीम में भारत के आज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल भी शामिल थे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, इंडिया ने हाईजैकर्स के मुतालबे पर मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरकर और अहमद उमर शेख को रिहा कर दिया और यूं ये मामला निबट गया। मगर इसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान और अमेरिका को पहली बार महसूस हुआ तालिबान के असरात कराची तक पहुंच चुके हैं। दूसरा, मौलाना मसूद अजहर को प्राइवेट लोग एम्बुलेंस में डालकर कंधार से कराची ले आए और CIA और ISI को कानो कान खबर नहीं हुई। ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था और ये साबित करता था इदारों में इनके लोग मौजूद हैं। और तीसरा, हाईजैकर्स रिहाई के बाद गायब हो गए। अमरीकी और पाकिस्तानी इन्हें तलाश ही करते रह गए। CIA को 11 सितंबर 2001 के ट्विन टावर हमलों के बाद पता चला 5 हाईजैकर्स काबुल में तालिबान के पास थे। वो पाकिस्तान आए ही नहीं थे और उन्होंने बादशाह 9/11 के हाईजैकर्स को तैयारे अगवा करने और मुसाफिर को काबू करने की तकनीकें सिखाई थी। वो महीनों उसामा बिन लादेन और अलकायदा को ट्रेनिंग देते रहे। ये इंकशाफ लर्जा खेज साबित हुआ। तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद रहते, ये अपना नजरिया दूसरे मुल्कों पर स्मगल न करते, ये कराची के बिजनेसमैनों तक न पहुंचते, ये एयर इंडिया की हाईजैकिंग में शामिल न होते या हाईजैकर्स को पनाह न देते और ये अगर 9/11 में मुलव्वस न होते तो दुनिया शायद इन्हें बर्दाश्त कर लेती। लेकिन जब इनका मॉडल सरहदों से बाहर निकलने लगा और ये हाईजैकिंग जैसी वारदातों में मुलव्वस हो गए तो फिर ये नाकाबिले बर्दाश्त हो गए। आप अगर इस सिनेरियो को जहन में रखें तो आपको मियां नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत की रुखसती और जनरल परवेज मुशर्रफ की आमद की वजह समझ आ जाएगी। मियां नवाज शरीफ जनरल ज़ियाउल हक की जहादी सोच की एक्सटेंशन थे और ये 1997 में 2/3 अक्सरियत के बाद अमीरुल मोमिनीन बनने के बारे में भी सोच रहे थे। मियां साहब ने 1998 में एटमी धमाके भी कर दिए थे। लिहाजा अफगानिस्तान में तालिबान, पाकिस्तान में आगे बढ़ती हुई तालिबान सोच, मियां नवाज शरीफ की 2/3 अक्सरियत और ऊपर से एटमी ताकत, दुनिया डर गई।
और इसे अब जनरल मुशर्रफ जैसा कोई लिबरल जनरल चाहिए था। चुनाचा जनरल परवेज मुशर्रफ आगे आ गया और इसने 9/11 के बाद जनरल ज़िया-उल हक की बिछाई जाए नमाज लपेटना शुरू कर दी। इसने अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से जहादी सोच के लोग पकड़कर अमेरिका के हवाले करना शुरू कर दिए। हम अगर आज तजिया करें तो हमें मानना पड़ेगा जनरल ज़िया-उल हक की जहादी और जनरल परवेज मुशर्रफ की लिबरल दोनों सोचें गलत थी। दोनों में शिद्दत थी और हमारा मुआशरा दोनों के लिए नहीं बना। पाकिस्तान जंग के बजाय जमहूरी अमल के जरिए बना था। बरे सगीर के मुसलमान किसी हद तक जमहूरियत पसंद और लिबरल थे। आप इसका अंदाजा दो हकीकतों से लगा लीजिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों की अक्सरियत सुन्नी और अकीदा थी, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर इस्माइलियों के मजहबी रहनुमा आगा खान सोम थे और ये इसके ताहयात सदर रहे। मुस्लिम लीग के 80% कायदीन अहले तशी थे और उन्होंने सुन्नी अक्सरियत के लिए मुल्क बनाया और सुन्नी मुसलमान आज भी इनकी तस्वीरें चूमते हैं। अल्लामा इकबाल और कायदे आजम के मसलक मुख्तलिफ थे, लेकिन अल्लामा ने इसके बावजूद 1937 में खत लिखकर कायदे आजम को लंदन से वापस बुलाया और इन्हें मुसलमानों की क़यादत के लिए कायल किया। लेकिन जनरल ज़िया-उल हक ने ऐसे लिबरल जमहूरी मुल्क को जहादी सोच में धकेल दिया जिसने मुल्क की बुनियादें हिलाकर रख दी। दूसरी हकीकत, पाकिस्तानी लिबरल और जमहूरी होने के साथ साथ मोतदल मुसलमान भी हैं। ये जिस तरह मजहबी शिद्दत से दूर हैं, ये बिल्कुल इसी तरह एक्सट्रीम लिबरलिज्म के भी खिलाफ हैं। ये मस्जिद में तफरका और नफरत पसंद नहीं करते थे और किसी को मस्जिद शहीद भी नहीं करने देते थे, जबकि जनरल मुशर्रफ जनरल ज़िया-उल हक की मुकम्मल जिद थे। ये एक्सट्रीम लिबरल थे और उन्होंने जहादी गोद में पलने वाले बच्चे को माँ की छाती से खींचकर क्लब में खड़ा कर दिया। ये दूसरी एक्सट्रीम थी और अगर इन दोनों हदों के दरमियान 30-40 साल का फासला होता तो शायद माशरा इसे हजम कर लेता, लेकिन बदकिस्मती से ये तब्दीली एक नस्ल में लाने की कोशिश की गई। हम बच्चे थे तो मुल्क में जुमे की दिन छुट्टी होती थी, मस्जिदों में बाकायदा नमाजियों की हाजिरी लगती थी और हमें यूनिवर्सिटी ऑफ नबरास्का की तैयार शुदा इस्लामियात और मुताल्ले पाकिस्तान पढ़ाया जाता था। तालीमी इदारों में मजहबी जमातें भी थीं और जो स्टूडेंट इनकी महफिलों में नहीं जाता था इसे फेंटा लगाया जाता था। लेकिन हम जब जवान हुए तो छुट्टी इतवार पर शिफ्ट हो गई, जहाद के जिक्र पर पाबंदी लग गई, पुलिस दाढ़ी वालों को गिरफ्तार करके थाने ले जाने लगी, मस्जिदों पर रियासती हमले शुरू हो गए, यहाँ तक कि लाल मस्जिद के खिलाफ फौजी ऑपरेशन हो गया। लिहाजा मेरी नस्ल कंफ्यूज हो गई। मैं आज भी जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ की सोच के दरमियान पेंडुलम बना हुआ हूँ। मेरा दिल मजहबी और दिमाग लिबरल है और मैं रोज़ इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करता हूँ और नाकाम हो जाता हूँ। मैं क्या करूं, मेरी परवरिश और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों एक ही मुल्क में मुख्तलिफ सोच के साथ हुई और मैं दोनों के दरमियान तकसीम होकर रह गया हूं। और ये तजाद सिर्फ मुझ तक महदूद नहीं, हमारी रियासत अफगानिस्तान और मदारिस भी इस अमल से गुजर रहे हैं। हम कभी अफगानिस्तान के लिए जहादी फैक्ट्री होते थे, हम फिर इनके दुश्मन हो गए, हम फिर इनके दोस्त बने और हम अब एक बार फिर इनके दुश्मन बन गए हैं। सोच की इस शिफ्टिंग ने पूरे खित्ते को हिला कर रख दिया। मैं अगर आज इसका तज्जिया करूं, मुझे इसका जिम्मेदार सिर्फ एक मुल्क मिलता है और इसका नाम अमेरिका है। अमेरिका को ज़रूरत थी तो इसने हमें जहादी बना दिया, इसे ज़रूरत पड़ी तो इसने हमें लिबरल बना दिया, इसे तीसरी मरतबा ज़रूरत पड़ी तो इसने 2021 में हमें एक बार फिर तालिबान का हमदर्द बनाया और हम तालिबान को लेकर दोहा पहुंच गए और इनके 165 मुज़ाकरात करा दिए। हमने इन्हें अमेरिका के हुक्म पर एक बार फिर अफगानिस्तान के तख्त पर बिठा दिया। आप ज़रा खुद ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर कोई कौम 45 साल में 4 मरतबा अपनी सोच में 180 दर्जे तब्दीली लाएगी, वो जहादी बनेगी, फिर लिबरल होगी, फिर सेमी जहादी होगी और आखिर में जहादियों के खिलाफ जहाद करेगी, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? और ये नतीजा इस वक्त निकल रहा है।